मनोहर ने जैसे ही अपनी बीवी ममता पर हाथ उठाया, वैसे ही उसकी सास ने बीच में मनोहर का हाथ पकड़ लिया। माँ, मेरा हाथ छोड़ दो, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, बहू पर हाथ मत उठाना, क्योंकि ये तो चाहती है कि तू इस पर हाथ उठाए और ये अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रथा और उत्पीड़न का केस लगा दे और इसे खूब सारे पैसे मिल जाए। सासू माँ, आपको लगता है कि मैं ऐसी घिनौनी हरकत करूंगी? तो फिर तुम मेरे हर काम में रुकावट क्यों डालने लगती है? तू मेरी बीवी है, माल के नहीं समझी? हाँ बहू, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। तू हर काम के बीच में टांग अड़ाई करती है, जब देखो तब मेरे बेटे से बहस किया करती है, मैं सुनती रहती हूँ। मैं जो भी कहती हूँ अपने ससुराल वालों की भलाई के लिए करती हूँ। दरअसल आज से 2 साल पहले मनोहर की शादी नहीं हुई थी। उसके पिता उसके पीछे बहुत सारी जायदाद, कई एकड़ जमीन और पुश्तैनी हवेली छोड़ कर गए थे। मनोहर उनका अकेला बेटा था। वो कोई काम नहीं करता था, सिर्फ ऐश करता था। एक दिन वो गांव वालों के साथ गजोधर काका की चाय की टपरी पर बैठकर गप्पे मार रहा था। तभी गजोधर काका ने कहा, तुम लोग जल्दी जल्दी पैसे दो, आज मुझे दुकान बंद करके जल्दी घर जाना है। भाई काका, मेरे होते हुए तुम इन लोगों से चाय का पैसा क्यों मांग रहे हो? इन सब का पैसा मैं दूंगा। बताओ कितने रुपए हुए? तुम सबके चाय और पकौड़े मिलकर टोटल जो है 100 रुपया हो गया। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी बोला, अरे चाचा, अभी तक तो चाय 5 की मिलती थी, अचानक 10 रुपए कर दिए। भाई साहब, देख रहे हो महंगाई कितनी बढ़ रही है? तो मुझे भी चाय का दाम बढ़ाना ही पड़ेगा ना। अरे तो अचानक बढ़ा दोगे क्या? देखो, तुम लोगों को पैसे देने हैं तो दो, वरना चुपचाप घर जाओ। मैं तुम लोगों के माँ बाप से पैसे वसूल कर लूंगा। अरे ओ काका, हमको छोटा मोटा आदमी समझ रखा है क्या? भाइयों, आज के बाद काका की दुकान पर चाय पीने आएंगे ही नहीं। तुम्हारा 200 हुआ ना, ये लो पकड़ो 500 और ऐश करो। चलो भाइयों। इतना बोलकर मनोहर गांव वालों के साथ वहाँ से चला गया। ये मनोहर खुद तो कुछ करता नहीं है। इसके बेचारे बाप ने मेहनत करके इतनी बड़ी जायदाद इकट्ठी की है और ये उसे मिट्टी में मिलाए दे रहा है। इसकी माँ से बात करनी ही पड़ेगी, वरना गांव वाले इसे लूटते ही रहेंगे। अगले दिन काका ने अपनी दुकान पर मनोहर की माँ को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। देखो बहन जी, मुझे लगता है कि आप मनोहर की शादी कर दो, वरना गांव के लड़के उसे लूटते रहेंगे। भाई साहब, आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा अपने बाप की तरह दिलदार है। रही बात शादी की, तो शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ। कोई लड़की नजर में हो तो बताइएगा। कुछ ही दिनों बाद गजोधर काका ने एक ममता नाम की लड़की मनोहर के लिए देख ली। दोनों परिवारों को एक दूसरे से मिलवा दिया। कुछ ही महीनों में मनोहर और ममता की शादी हो गई। सुहाग रात वाली रात दोनों आपस में बातें कर रहे थे। ममता, तुम्हें जितनी महंगी से महंगी साड़ियाँ खरीदनी है ना, सब खरीद लो। गाँव वालों को लगना चाहिए कि तुम मनोहर की बीवी हो। बीवी बारात में पूरे गांव के लोग गए थे। मुंह दिखाई में भी सभी औरतें आई थी, तो गांव वाले तो जान ही गए कि मैं आपकी बीवी हूँ। महंगी साड़ी पहनने से क्या हो जाएगा? देखो, तुम मुझसे ज्यादा बहस मत करो, जितना कह रहा हूँ उतना। इतने में मनोहर के पास गांव के एक दोस्त का फोन आ गया। भाई मनोहर, हम लोग जरा भोपाल तक घूमने आए थे। रास्ते में हाईवे पर हमारी गाड़ी खराब हो गई, पेट्रोल भी खत्म हो गया। तुम 10,000 रुपए भेज दो यार, मैं तुम्हें 1 महीने बाद लौटा दूंगा। मनोहर ने फोन स्पीकर पर डाल रखा था, इसलिए ममता भी सब कुछ सुन रही थी। अरे तू फिक्र मत कर, 10 क्या, मैं तुझे 20,000 भेजता हूँ ऑनलाइन, रुक। इससे पहले कि ममता उसे रोक पाती, मनोहर ने उसे पैसे भेज दिए। फोन कटने के बाद, देखिए आप इस तरीके से बेफिजूल पैसा खर्च मत किया कीजिए। मुझे इसकी आवाज से ही लग रहा था कि वो कहीं नहीं फंसा हुआ है। ये लोग कहीं पार्टी करने का प्लान बना रहे होंगे, लेकिन पैसे नहीं होंगे, इसलिए इतनी बड़ी कहानी बना दी। देखो ममता, आज हमारी सुहागरात है, इसलिए मैं तुमसे ना कुछ कहना नहीं चाहता। मेरी जिंदगी, मेरे दोस्त, मेरे पैसे, मेरा जो मन करेगा वो करूंगा। मनोहर के पास एक बहुत ही महंगी बाइक थी। अगली सुबह नाश्ते के वक्त उसके गांव का वही दोस्त उनके घर आ टपका। क्या बात है, आप लोग नाश्ता कर रहे हैं? भाभी जी नमस्ते, माँ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारी आवाज सुनकर लग रहा है कि तुम मनोहर के वही दोस्त हो जिसने कल रात को फोन किया था। तुम लोग तो हाईवे पर फंसे हुए थे ना, इतनी जल्दी वापस भी आ गए? क्या बात है मनोहर भाई, भाभी जी तो एक नंबर की जासूस है। बहू, तू चुपचाप बैठकर नाश्ता कर, दोस्तों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ममता ने अपनी सास की बात मान ली और चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगी। तभी उसके दोस्त ने कहा, मनोहर भाई, तुमने तो शादी कर ली, मैं भी किसी लड़की को पसंद करता हूँ। आज मैं उसके माँ बाप से मिलने जा रहा हूँ। क्या आपकी बाइक मुझे मिल सकती है 1 दिन के लिए? हाँ क्यों नहीं, ये ले पकड़ चाबी। उसका दोस्त तुरंत मनोहर की बाइक लेकर वहाँ से निकल गया। ममता को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। नाश्ता करने के बाद जब दोनों कमरे में आए, तब मनोहर के साथ ममता बहस करने लगी। देखिए, मैं लोगों का चेहरा और उनकी आंखें देखकर समझ जाती हूँ कि वो इंसान कैसा है। आपका दोस्त मीठी मीठी बातें भले ही कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मुझे चालाकी नजर आ रही थी। इतनी महंगी बाइक आपको नहीं देनी चाहिए थी। मेरे दोस्त सही कहते थे, शादी के बाद बीवी भाई और दोस्तों को आपस में लड़वा देती है। ज्यादा बोलेगी तो ना तेरे मुंह में टेप लगा दूंगा।
मनोहर की माँ बाहर से उन दोनों की बहस सुन रही थी। अच्छा हुआ मेरा बेटा थोड़ा समझदार है, वरना ये औरत तो इस घर में आते ही दोस्तों के बीच लड़ाई करवा देती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मनोहर कोई काम नहीं करता था, सिर्फ अपने बाप की दौलत से ऐश करता था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, लेकिन मनोहर का दोस्त उसकी बाइक लौटाने नहीं आया। फिर एक दिन, सासू माँ, मनोहर जी घर की सारी दौलत अपने दोस्तों पर उड़ाया करते हैं। इनके दोस्त इतनी महंगी बाइक लेकर गए थे, अभी तक देने नहीं आए। सब वही बातें लेकर बैठ गई, आज मैं तुझे प्रसाद दे ही देता हूँ। इतने में मनोहर ने ममता के ऊपर हाथ उठा दिया, लेकिन बीच में उसकी सास ने रोक लिया। बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, बहू पर हाथ मत उठाना, क्योंकि ये तो चाहती ही है कि तू इस पर हाथ उठाए और ये अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रथा और उत्पीड़न का केस लगा। तभी उनके घर के बाहर से चुपके से गांव के कुछ लड़के मनोहर उसकी बीवी के बीच की बहस सुन रहे थे। वो भागते हुए मनोहर के उसी दोस्त के पास गए जो उसकी बाइक लेकर गया था। भाई, तुम मनोहर की बाइक 1 महीना पहले लेकर आए थे ना, उसे लेकर उस घर में महाभारत हो रही है। जल्दी से कुछ सोचो, वरना मनोहर आता ही होगा। यार, उस बाइक को बेचकर तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे दिया था, अब मैं क्या करूं? यार, मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ी देर बाद उनके ग्रुप का एक दोस्त गगन मनोहर के पास आया। अरे मनोहर भाई, जल्दी से मेरे साथ चलो। गगन मनोहर का हाथ पकड़कर उसके दोस्त के घर ले आया। वहाँ पर उसके साथ उसी दोस्त के हाथ, पैर और चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी। यार, ये सब क्या हो गया? मैं तो तेरे पास ही अपनी बाइक लेने आ रहा था। मनोहर भाई, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर वापस लौट रहा था, तभी अचानक मैं उस बाइक के साथ नीचे खंडहर में गिर गया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और मुझे उठाकर ले गई, लेकिन तेरी बाइक को मैं नहीं बचा पाया यार, चकनाचूर हो गई। अरे कोई बात नहीं यार, तू सही सलामत है, मेरे लिए बस यही काफी है। मनोहर के वहाँ से जाते ही उसके सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उन दोस्तों ने मिलकर नकली प्लास्टर लगाया था। गगन के पिता गांव के प्रधान थे। एक दिन उन्होंने गगन से कहा, गगन, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोग मनोहर का खूब फायदा उठाते हो। मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा मेरा भी तो होना चाहिए। मैंने उसके बाप की खूब मदद की थी। आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ पापा? मैं चाहता हूँ कि उसकी सारी जमीन और हवेली मेरे नाम पर हो जाए। लेकिन पापा, ये कैसे हो सकता है? अपने कान इधर ला, मैं तुझे एक प्लान समझाता हूँ। प्रधान ने अपने बेटे के कान में कोई प्लान बता दिया। अगले ही दिन गगन मनोहर से अकेले में अपने खेतों के किनारे मिला। क्या बात है गगन? यार, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ और खुद के दम पर ना कुछ काम करना चाहता हूँ। ये बात जब मैंने अपने पिता को बताई तो उन्होंने मुझे घर से बेदखल कर दिया यार। अब बताओ मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं यार, तुम्हारे घर में रुक जा। भाई, मैंने तुमसे सीखा है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा कैसे की जाती है। अब मैं अपने घर तभी वापस जाऊंगा जब अपने दम पर कुछ करके दिखा दूंगा। मैं खुद का पेट्रोल पंप खोलना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे लोन चाहिए। अगर तू अपनी जायदाद के पेपर मुझे दे दे तो उन पर मुझे लोन मिल जाएगा। उनकी बातें ममता ने सुन ली। रात में मनोहर जबरदस्ती करके जायदाद के कागज गगन को दे आया। कुछ दिनों बाद प्रधान, गगन, वकील, कुछ पुलिस वालों और अपने आदमियों के साथ मनोहर की हवेली आया। मनोहर, तुम लोग ये हवेली खाली कर दो, तुम्हारी सारी जायदाद अब हमारी हो गई है। प्रधान जी, ये क्या कह रहे हो आप? गगन, ये सब क्या है यार? तुम इतने भोले हो कि अपनी जायदाद के असली कागजात मुझे दे दिए। वकील साहब ने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और तुम्हारी सारी जायदाद हमारी हो गई। वकील साहब, आप तो कानून के रक्षक है ना, आप असली नकली कागजों में फर्क भी नहीं कर पाए। इस हवेली के असली कागजात ये रहे मेरे पास। गगन, उस दिन मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी। मैं तुरंत घर आई, लैपटॉप में जल्दी से नकली कागजात तैयार करके उसका कलर प्रिंट आउट असली कागजों की जगह रख दिया, और असली कागज मैंने अपने पास छुपा कर रख लिए थे। प्रधान जी, आपने फिजूल में मेरा समय बर्बाद किया। अब धोखाधड़ी के आरोप में तुम और तुम्हारा बेटा जेल जाएंगे। हवलदार, गिरफ्तार कर लो दोनों को। वकील डर कर वहाँ से भाग गया। पुलिस गगन और प्रधान को गिरफ्तार करके ले गई। आज बहू की वजह से हमारी जमीन जायदाद बच गई, वरना हम सड़क पर होते। ममता, तुम हर वक्त सही ही कहती थी, सब मेरा फायदा उठाते थे। आज तुमने मेरी आंखें मानसून आ चुका था, इसलिए किसी भी समय मौसम बदल जाता था। कभी धूप तो कभी बारिश, ऊपर से आंधी तूफान अलग। अब तो एक हफ्ते से रोजाना दिन रात बारिश हो रही थी। अंजू बहू, ओ अंजू बहू, जल्दी से छत पर जा देख, बूंदे गिरनी शुरू हो गई हैं। क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो धूप निकली हुई थी, बारिश आ गई। हे भगवान, अब फिर से सारे कपड़े उतार कर लाने पड़ेंगे। चल, मैं साथ चलती हूँ, जल्दी जल्दी उतार लेंगे। कोई नहीं, आप रहने दो, फिर बोलोगी घुटने दर्द हो रहे हैं, मैं ले आती हूँ। बारिशों में तो कपड़े सुखाना बड़ा मुश्किल है। 4 दिन बाद धूप निकली, और वो भी 10 मिनट के लिए। अंजू यार, बारिश का मौसम हो रहा है, गरम गरम पकौड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाए। पकौड़े बाद में बनेंगे, पहले मेरे साथ कपड़े उतारने चलो। ये सही है, एक छुट्टी लिए थोड़ा आराम करने के लिए, और उसमें भी तुम काम में लगा देती हो। अरे कपड़े तो सारे भीग गए, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।
अरे बहू, कमरे में क्या कर रही है? कपड़े सुखाने की रस्सी बांध रही हूँ। स्टैंड पर कपड़े पूरे नहीं आएंगे। ये कोई बात हुई? अपना कमरा इतना बड़ा है लेकिन कपड़े मेरे कमरे में सुखाने हैं। रस्सी भी बिल्कुल मेरे पलंग के ऊपर बांधी है। अच्छा सुन, वो पकौड़े बनाए तो 1-2 हरी मिर्च के मेरे लिए भी बना देना। आपके लिए पोहा बना दिया है। मॉनसून में ज्यादा तेल मिर्च मसाले आपकी सेहत को नुकसान देंगे। अरे जरा सा कुछ नहीं होता, बारिश के मौसम में मन कर ही आता है। माँ जी, दवाई भी जरा सी होती है। ये लीजिए, आप खुश? अंजू, पनीर पकौड़ा और देना। बस एक पकौड़ा। पोहा खा लो माँ जी चुपचाप, तभी बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। अरे अरे, शूज बाहर उतारो। और तुम दोनों भीग कैसे गए? मम्मी, वो हमारी गली में पानी भरा हुआ था, इसलिए वैन वाले भैया ने गली के बाहर ही वैन रोक दी। और हाँ मम्मी, कल हमारे स्कूल की छुट्टी है। हाँ मम्मी, कल आप ब्रेकफास्ट में मेरे लिए बस पहले तुम्हारे पापा की और अब तुम्हारी फरमाइशें भी शुरू। ये गर्मियों की छुट्टियां थी तो बारिशें आई नहीं, अब स्कूल खुल गए तो बारिशें आ गई। कितने कीचड़ से भरे हुए जूते हैं, अब इन्हें धोना पड़ेगा। अभी काम वाली काम करके गई है, सारा फर्श फिर से कीचड़ से भर गया। चलो अच्छा है ना, कल स्कूल की छुट्टी है, परसों तक सूख जाएंगे। तभी मानव के ऑफिस से फोन आ जाता है और उसे अर्जेंट ऑफिस बुला लेते हैं। अरे तू कहाँ चल दिया? माँ, ऑफिस से फोन आया है, मुझे अर्जेंट जाना है। छुट्टी के दिन भी आराम नहीं कर सकता। अभी तो वैसे बारिश रुक गई है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। मानव ऑफिस निकल जाता है। बारिश थोड़ी रुक गई थी, तभी अंजू की सास बोली, मुझे तो दरजानी के घर जाना है। कितने दिन से साड़ी में फॉल लगवाने और ब्लाउज सिलवाने को रखे हुए हैं। माँ जी, थोड़ी देर पहले ही न्यूज में बताया है कि शाम को बहुत तेज आंधी तूफान और भयंकर बारिश आने के आसार हैं और आपको दरजानी के पास जाने की पड़ी है। अरे नहीं आ रही बारिश, देख आसमान साफ हो गया है। मैं सोच रही हूँ जल्दी से हो आती हूँ, रिक्शा कर लूंगी। तू चिंता मत कर, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। मम्मी, मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं, प्लीज मुझे पॉपकॉर्न बना कर दे दो। और मुझे पनीर सैंडविच भी। रूम में जाकर बैठो, मैं वहीं ला रही हूँ। अंजू रसोई में लग गई और इतनी देर में उसकी सास दरजानी के पास बाजार चली गई। पर काफी देर तक सास नहीं लौटी तो अंजू परेशान हो गई। तभी तेज आंधी आने लगी और बादल गरजने लगे। लगता है बहुत तेज तूफान और बारिश आएगी, पर माँ जी कहाँ रह गई? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। 5 बज रहे हैं, 3 बजे की गई हुई है। मम्मी, बारिश आ गई, अब तो बड़ा मजा आएगा। चलो भैया, हम आंगन में खेलते हैं। देखो मम्मी, बारिश की बूंदें कितनी अच्छी लग रही हैं। बच्चों तुम लोग खेलो, मैं जरा तुम्हारी दादी माँ को देख कर आती हूँ। बहुत देर हो गई है, बारिश तेज हो रही है, पता नहीं कहाँ रह गई है। अंजू अपनी सास को ढूंढने के लिए जाने लगती है। वो गली के थोड़ा बाहर तक ही पहुंची थी कि बारिश बहुत तेज हो गई। जल्दी जल्दी में अंजू छाता ले जाना भी भूल गई। कोई रिक्शा भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश का पानी सड़क पर भरने लगा। अंजू घबराने लगी। वो वापस घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे अपनी सास की चिंता थी। दरजानी का घर थोड़ा आगे था। अंजू पैदल सड़क पर बारिश के भरे हुए पानी में चलते चलते दरजानी के घर पहुंची। बबली आंटी, आपका फोन नहीं मिल रहा था, मैं कितनी देर से ट्राई कर रही थी। माँ जी कहाँ है? तुम्हारी सासू माँ तो आधा घंटा पहले ही निकल गई। अब तक तो उन्हें घर पहुँच जाना चाहिए था। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। माँ जी कहाँ गई फिर? दरजानी की बात सुनकर अंजू घबरा जाती है और फौरन वहाँ से अपनी सास को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। भैया, ओ रिक्शे वाले भैया, जरा रुकना। अगर मैंने मानव को फोन किया तो मानव परेशान हो जाएंगे। वो तो ऑफिस में काम कर रहे होंगे। हे भगवान, माँ जी कहाँ चली गई? माँ जी मिल जाए भगवान जी, उनकी रक्षा करना, वो ठीक ठाक हो। अंजू भगवान को याद करती है। तभी बारिश में भीगी हुई पेड़ के नीचे खड़ी उसे अपनी सासू माँ दिखाई दे जाती है। अंजू रिक्शे वाले को उस ओर चलने के लिए कहती है और अपनी सास को आवाज लगाती है। माँ जी इधर। अंजू बहू, आइए माँ जी, जल्दी से रिक्शा पर बैठ जाइए। किसी तरह अंजू अपनी सास के साथ बारिश में भीगते हुए रिक्शा पर घर पहुँचती है। पता नहीं दरजानी के घर से निकली तो एकदम बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज बारिश में चलना भी मुश्किल हो गया। कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। सड़क पर पानी भर गया था, इसीलिए पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। पर बहुत देर तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहू, तुम मेरे कारण कितनी परेशान हुई हो। काश मैं तुम्हारी बात मान लेती और ना जाती तो तुम्हें भी मेरे कारण इतनी तकलीफ ना होती। माँ जी, अब इतना मत सोचो। ये लो गरम गरम अदरक वाली चाय पी लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। अरे बच्चों, ध्यान से सुनो, पापा को इस बारे में कुछ भी मत बताना। कितनी अच्छी है मेरी बहू। बताओ, बारिश में भीगते हुए मुझे ढूंढने गई। रोहन, पूर्वी, मम्मी कहाँ गई? मम्मी छत से कपड़े लेने गई हैं। वो सूखने डाल आई थी जब बारिश रुकी हुई थी, फिर उसके बाद आपको ढूंढने चली गई।
इसलिए कपड़े सारे भीग गए। अंजू बहू मेरे से नाराज तो नहीं है ना? नहीं, वो तो मैं तब होती हूँ जब आप ऑयली फूड खाते हो और अपना मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं रखते हो। माँ जी, आप मेरी माँ हो। ये गीले कपड़े तो सूख जाएंगे, मुझे इनकी चिंता नहीं है। पर माँ तो जीवन में दोबारा नहीं मिलती। माँ जी, आपको पता है मेरे मन में क्या क्या बुरे ख्याल आ रहे थे? आप नहीं जानते हो। बस अब मुझे कुछ नहीं कहना, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। अच्छा, कल सुबह आप मेरे साथ मंदिर चलना, मुझे आपके हाथों से प्रसाद बंटवाना है। वो जब आप मिल नहीं रही थी ना, तो मैंने भगवान जी से बोला था कि आप मिल जाओगे तो मैं आपके हाथों से प्रसाद चढ़वाऊंगी। मेरी अच्छी बहू। तभी मानव भी आ जाता है। उसके हाथ में गरम जलेबियां और समोसे थे। अंजू उस दिन के लिए अपनी सास को थोड़ा बहुत खाने की छूट दे ही देती है। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सब मिलकर गरम जलेबी और समोसे के साथ मौसम की बारिश का आनंद लेते हैं।